नमस्कार। कहानी अनमोल जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ इस वक्त बड़े खुश होंगे। मैं राम बच्चन प्रियदर्शी आज आपसे बातें करने आए हैं इजराइल और हमास के बीच हो रहे जंग के बारे में। और बातें करना जरूरी है और इसे जानना भी जरूरी है। वो इसलिए जानना जरूरी है कि ये जो युद्ध है, इस युद्ध का असर हमारे और आपके जीवन पे भी प्रभाव डालेगा। क्योंकि जब जब पूरे दुनिया में जब भी युद्ध हुआ है तो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पे वो असर डाली है। अगर अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पे वो असर आया, इसका मतलब है कि हमारे और आपके जीवन पे भी वो असर आएगा। तो जानना बहुत जरूरी है और हम आज ये बातों में ये जानेंगे कि ये जो युद्ध हो रहा है वो आखिर कारण क्या है। कौन ऐसा देश है जो ये युद्ध करवा रहा है और युद्ध का जो मोड़ है वो किस ओर जा रहा है। और हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे इन चर्चाओं से। आज की जो बातें होंगी, इस बातों से हम कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो बात आगे हम लोग करते हैं, क्योंकि अभी जो इजराइल और हमास के बीच जो जंग हो रही है, इस जंग में 2600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कितने सारे बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गए हैं, कितने जाने जा चुकी हैं। अनेक प्रकार का पीड़ाएं वहां पे उत्पन्न हो रही है, अनेक प्रकार की पीड़ाएं दी जा रही है। लोग खाए खाए बगैर मर रहे हैं, पानी पानी के बगैर मर रहे हैं। यहां तक कि जब आप न्यूज देखे होंगे तो ये जो न्यूज में ये भी आया था कि आतंकी संगठन ने घर में घुस घुस कर महिलाओं के साथ बलात्कार तक किया है। ऐसी बर्बरता, ऐसी निर्दयता आज इजराइल और हमास के दोनों के बीच में फैलती जा रही है। इजराइल ने कसम खाया है कि हमास को ध्वस्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और हमास ने भी ये कसम खाया हुआ है दशकों पहले, आज नहीं, बहुत पुरानी ये बात है कि हमास ने ये कसम खाया हुआ है कि मैं इजराइल को ध्वस्त कर दूंगा, नास्तो नबूद कर दूंगा। दोनों देश एक दूसरे को खत्म करने के लिए कसम खाए। तो हम जानते हैं, हम लोग आगे बातें करते हैं कि आखिर ये कौन सी लड़ाई थी, क्या वो कारण था कि ये जो युद्ध है वो अब बड़ा भीषण रूप ले लिया है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष शुरुआत हुई थी। प्रथम युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो उसी समय तो ऑटोमन यानी उस्मानी राज्य की जब हार हुई तो वहां पे ब्रिटेन शासन लागू हो गया, ब्रिटेन के अंदर वो आ गया। और वहां पे जब ब्रिटेन शासन था तो वहां पे अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय है, जो पूरा देश है, वो मिलकर ब्रिटेन को ये कहा था कि यहाँ पे जो यहूदी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं यानी कम थे, और वहां जो अरबी हैं, अरबी लोग, उनकी जनसंख्या काफी था। तो अंतरराष्ट्रीय देश ने कहा था ब्रिटेन सरकार को कि आप यहूदियों के लिए एक अलग राज्य बना दे। लेकिन ब्रिटेन शासन ने, जानते हैं क्या कहा था उसने उस समय ये कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जो यहां मौजूद गैर यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ हो। अब ये जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट के बाद 1922 से 1947 तक पूर्वी और मध्य यूरोप से यहूदियों का पलायन बढ़ गया, क्योंकि युद्ध और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को उत्पीड़न और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। फिलिस्तीन के लोग शुरू से ही यहूदियों को बसाने के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि यहूदी यहां पे बस जाए।
1929 में हेब्रोन नरसंहार में बहुत सारे यहूदी मारे गए। ये दंगा यहूदियों के बसने के खिलाफ हुए फिलिस्तीनी दंगों का एक हिस्सा था। फिलिस्तीन में जैसे जैसे यहूदी, जो फिलिस्तीन देश है, जैसे जैसे वहां पे यहूदी बढ़ते गए, फिलिस्तीनी विस्थापित होते गए। यहूदियों का बढ़ना और फिलिस्तीनी जो अरब के जो लोकल थे, उनका विस्थापन वहां से शुरू हो गया था और यहीं से दोनों के बीच हिंसा और संघर्ष की शुरुआत हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरबों के लिए दो अलग अलग राष्ट्र में बांटने का प्रस्ताव पास किया। यहूदी नेतृत्व ने इस पर हामी भरी, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि हमारा यहां ऐसा समझौता हो। अब हम जो बातें करेंगे, आखिर वो बातें करेंगे आगे कि इजराइल बनते ही संघर्ष शुरू हुआ। क्यों? तो ब्रिटिश शासन दोनों के बीच संघर्ष खत्म करने में नाकाम रहा और पीछे हट गया। इधर यहूदी नेतृत्व ने इजराइल की स्थापना की घोषणा कर दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने तत्कालीन फिलिस्तीन को स्वतंत्र अरब और यहूदी राज्यों में विभाजित करने का जो प्रस्ताव पारित किया, उसे अब अरब नेताओं ने खारिज कर दिया। 14 मई 1948 को यहूदी नेतृत्व ने एक नए राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की और इस तरह इजराइल अस्तित्व में आया। इजराइल यहां पर अस्तित्व में आ गया। इसी साल कई अरब देशों ने इजराइल पर हमला बोल दिया। जैसे ही इजराइल अस्तित्व में आया, कई सारे देश मिलकर इजराइल पर हमला बोल दिया था। इस लड़ाई में फिलिस्तीन लड़ाकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस जंग में यहूदी भारी पड़े। इजरायली सुरक्षा बलों ने 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को इलाके से खदेड़ दिया और उन्हें पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। युद्ध अगले साल शांत हुआ और संयुक्त राष्ट्र की ओर से आवंटित क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा फिलिस्तीनियों ने गंवा दिया। इजराइल के यहूदियों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि फिलिस्तीनियों ने इसे द कैटास्ट्रोफ या अल नकबा तबाही कहा। अब आगे बातें करते हैं कि संघर्ष के केंद्र में यरूशलेम क्यों? जब संघर्ष हो रही है तो संघर्ष जहां हो रही है तो उसके केंद्र में यरूशलेम को क्यों रखा गया है? हम आगे बातें करते हैं उसके ऊपर। तो 1948 की जंग में फिलिस्तीनी का काफी सारा हिस्सा इजराइल के कब्जे में आ चुका था। 1949 में एक आर्मी स्टाइस लाइन खींची गई, जिसमें फिलिस्तीन के दो क्षेत्र बने, वेस्ट बैंक और गाजा। गाजा को गाजा पट्टी भी कहा जाता है और यहां करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। गाजा पट्टी एक ऐसी जगह बनी जहां पे 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। वहीं वेस्ट बैंक इजराइल के पूर्व में स्थित है, जहां करीब 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। एक तरफ 20 लाख फिलिस्तीनी और एक तरफ 30 लाख फिलिस्तीनी। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम अरब हैं। वेस्ट बैंक में कई यहूदी पवित्र स्थल हैं, जहां हर साल हजारों तीर्थ यात्री आते हैं। यरूशलेम विवादित क्षेत्रों में केंद्र में है। जहां विवाद हो रहा है, यरूशलेम जो विवादित जो क्षेत्र है, उसके वो केंद्र में आता है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच शुरू से ही ठनी हुई है। इजरायली यहूदी और फिलिस्तीनी अरब दोनों की पहचान, संस्कृति और इतिहास यरूशलेम से जुड़ी हुई है। दोनों ही इस पर अपना दावा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां की जो अल अक्सा मस्जिद, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर रखा है, दोनों के लिए बेहद अहम और पवित्र है। इस पवित्र स्थल को यहूदी टेम्पल माउंट बताते हैं। जो यहूदी हैं उसे ये जो मस्जिद है उसे टेम्पल माउंट बताते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए ये अल हराम अल शरीफ है। यहाँ मौजूद
डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र धर्म स्थल कहा गया है, लेकिन इससे पैगंबर मोहम्मद का जुड़ाव होने के कारण मुसलमान भी इसे उतना ही अपनाते हैं। इस परिसर का मैनेजमेंट जॉर्डन का वक्फ करता है, लेकिन सुरक्षा इंतजामों पर इजराइल का अधिकार है। अल अक्सा मस्जिद परिसर को लेकर लंबे समय से दोनों देशों के बीच विवाद होता आ रहा है। 2 साल पहले 2021 में 11 दिनों तक खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें कई जाने गई थी। यहाँ मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन गैर मुस्लिमों को यहाँ केवल एंट्री मिलती है, लेकिन इबादत करने पर पाबंदी लगती है। पिछले दिनों यहूदी फसल उत्सव सुक्कोट के दौरान यहूदियों और इजरायली कार्यकर्ताओं ने यहाँ का दौरा किया था, तो हमास ने इसकी निंदा की थी। हमास का आरोप था कि यहूदियों ने यथास्थिति समझौते का उल्लंघन कर यहाँ प्रार्थना की है। हमास ने ऐसा यहाँ पे एक लांछन लगाया हुआ था। अब यहाँ पे आगे बातें करते हैं कि आखिर हमास चाहता क्या है और हमास है कौन। तो 1970 के दशक में फिलिस्तीन ने अपने हक के लिए आवाजें उठानी शुरू कर दी। यासिर अराफात की अगुवाई वाले फतह जैसे संगठनों ने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO बनाकर इसका नेतृत्व किया था। इजराइल पर हमले भी किए। करीब 2 दशक तक रह रह कर लड़ाइयां चलती रही। 1993 में PLO और इजराइल के बीच ओस्लो शांति समझौता हुआ। दोनों ने एक दूसरे से शांति का वादा किया। इस बीच 1987 में फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान हमास यानी हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया का उभार हुआ। इसकी स्थापना की शेख अहमद यासीन ने इसकी स्थापना की थी, जो 12 साल की उम्र से ही वह व्हील चेयर पर रहा। 1 साल बाद हमास ने अपना चार्टर पब्लिश किया, जिसमें इजराइल को मिटाकर फिलिस्तीन में एक इस्लामी समाज की स्थापना की कसम खाई। बताइए, फिलिस्तीन में एक इस्लामी समाज की स्थापना की कसम खाई। इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं कि इजराइल और फतह के बीच हुए ओस्लो शांति समझौते की हमास ने निंदा की। 1997 में अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। 1997 में अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था, जिसे ब्रिटेन और अन्य देशों ने भी स्वीकृति दी। 2000 के दशक की शुरुआत में दूसरे इंतिफादा विद्रोह के दौरान हमास का आंदोलन हिंसक होता चला गया। 2005 में गाजा पट्टी पर इजराइल के अधिकार छोड़ने के बाद हमास ने उस पर कब्जा कर लिया था। 15 सदस्यों वाले पोलित ब्यूरो के माध्यम से संचालित होने वाले हमास के मुखिया अभी इस्माइल हनिये बताया जाता है कि वे कतर की राजधानी दोहा से इसकी कमान संभालते हैं। इसके मिलिट्री विंग की कमान मरवान ईसा और मोहम्मद दैफ के पास है। फंडिंग की बात करें तो ईरान इस वक्त हमास का सबसे बड़ा मददगार है। कौन है जो हमास का मददगार है? तो फंडिंग की बात करें तो ईरान इस वक्त हमास का सबसे बड़ा मददगार है, जिस पर हर साल करीब $100 मिलियन की मदद करने का आरोप लगते आया है। ईरान सपोर्ट करता है हमास को, आतंकी संगठन को वो सपोर्ट करता है। अब आगे हम बातें करते हैं कि ताजा संघर्ष के लिए ईरान पर हमास को उकसाने के आरोप लग रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ईरान में हुई कई बैठकों के बाद हमास ने इजराइल पर हमला किया। इजराइल को खत्म कर हमास नया फिलिस्तीन बनाना चाहता है। वो पूरे इलाके को फिलिस्तीन घोषित कर यहां इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है। दूसरी ओर इजराइल ने हमले के बाद हमास को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है। संयुक्त सशस्त्र सेना इजराइल रक्षा बल IDF के जवान जवाबी कार्रवाई में अभी भी लगे हुए हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि आखिर
अब आगे होगा क्या? इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच छिड़े युद्ध में केवल एक ही विजेता होगा। ये न तो इजराइल होगा और न ही हमास। लड़ तो दोनों रहे, लेकिन आगे यही होने वाला है कि विजेता ये दोनों नहीं रहने वाले हैं। ना तो हमास रहने वाला है और ना ही इजराइल रहने वाला है। तो कुछ एक्सपर्ट का यही मानना है कि इजराइल पर अचानक हुए हमले में ईरान का हाथ हो सकता है। ईरान के नेताओं ने हमले पर प्रोत्साहन और समर्थन के साथ प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। उनका दावा है कि हालिया जंग के पीछे ईरान है और वो अपने मंसूबे में कामयाब होता दिख रहा है। अब ये जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में डेनवर यूनिवर्सिटी के कोरबेल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में रिसर्चर एरोन पिलकिंगटन ने अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मध्य पूर्व की राजनीति और सुरक्षा के एक विश्लेषक के रूप में मेरा मानना है कि दोनों पक्षों के हजारों लोग पीड़ित होंगे, लेकिन जब धुआं शांत हो जाएगा तो केवल एक ही देश के हित पूरे होंगे और वो देश है ईरान। कट मरेंगे, लड़ मरेंगे, खाक हो जाएंगे ये दोनों देश आपस में लड़के, एक दूसरे को जान से मारने के लिए उतावले हैं, भूंज डालने को तैयार है। लेकिन ये दोनों की जो राखें हैं, जब वो शांत होगी, जब ये दोनों शांत हो जाएंगे तो अपने मंसूबे में कामयाब ईरान ही होगा, ऐसा एक्सपर्टों का मानना है। युद्ध के कम से कम 3 संभावित परिणाम हैं। क्या परिणाम हो सकते हैं? तो सभी ईरान के पक्ष में है। पहला, इजराइल की कठोर प्रतिक्रिया सऊदी अरब और अन्य अरब देशों को अमेरिका समर्थित प्रयासों से अलग कर सकती है। दूसरा, अगर इजराइल खतरे को खत्म करने के लिए गाजा में आगे बढ़ना जरूरी समझता है, तो इससे पूर्वी यरूशलेम या वेस्ट बैंक में एक और फिलिस्तीनी विद्रोह भड़क सकता है, जिससे इजराइल में अस्थिरता बढ़ेगी। आखिरी संभावना यह कि इजराइल अपने उद्देश्यों को कम ताकत के साथ भी हासिल कर सकता है। वो तनाव बढ़ने की संभावना को कम कर सकता है, लेकिन इसकी संभावना नहीं है। दोनों पक्षों में बटी दुनिया, जब ये जो युद्ध हो रहा है, तो जो दुनिया है, विश्व है, ये 2 पक्षों में बट गए हैं। तो कहां-कहां बटे हुए हैं? तो ईरान और यमन ने हमास के हमले का खुले तौर पर समर्थन किया है। ईरान और यमन ने, चूंकि हमास एक आतंकी संगठन है, वहां पे एक आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अमेरिका ने उसे आतंकी देश घोषित किया हुआ है, फिर भी ईरान और यमन ये दोनों हमास के सपोर्टर हैं अभी। वही दूसरी ओर भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान जैसे देश इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी कहा कि इजराइल को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, ब्राजील और चीन ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। दक्षिण अफ्रीका और रूस ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। वहीं तुर्की ने भी दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील की है। हमारा जो भारतवर्ष है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करने के लिए अग्रसर है। कुछ आवाजें भारत से भी उठनी शुरू हो गई। क्या आवश्यकता है? मैं किसी भी आतंकी संगठन या आतंकी देश को समर्थन नहीं कर रहा। ये जो बातें आज इसलिए हुई, ये जानकारी थोड़ी लंबी इसलिए हम आपको दे रहे हैं कि हमें इंसानियत को सपोर्ट करना चाहिए। इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए, जिंदगी उन्हें देने के लिए, उनकी जिंदगी को संवारने के लिए मिलजुल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम इंसान हैं, हम इंसान के काम आ सकते हैं। लोग तड़प रहे हैं, हमारे और आपके जैसे ही होंगे। जब बम, मिसाइल, गोलियां चल रही है, मर रहे हैं लोग, खत्म हो जा रहे हैं, जल जा रहे हैं। क्या आवश्यकता है? क्या एक इंसान को देख नहीं सकता?
यहां पे सीखने की आवश्यकता है कि युद्ध जो है वो किसी भी चीज का सॉल्यूशंस नहीं है। यही आज की बातों से सीखने को मिलता है। आपने समय दिया, हमारी बातों को आपने सुना, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं और दुख प्रकट करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अभी युद्ध में मारे जा रहे हैं, जो विवश हैं, जो निर्दोष हैं, उनके लिए दुख भी प्रकट मैं कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की जो जानकारी, आज की जो बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।